सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस मेंटोर। सो अब तक हमने कन्वेंस क्राइम के बारे में लास्ट डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। कन्वेंस क्राइम सीन्स, ओके। सो द क्राइम से इन्वॉल्विंग एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद हमने कार, बस, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, शिप, इन सब के बारे में देखा था। अब हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे बेस्ड ऑन आवर लास्ट लेक्चर। सो द क्वेश्चन नंबर वन इज, so the original location where the crime scene occurred is called. So the original location where the crime scene occurred is primary scene. Okay. So primary scene. Secondly, second question: the additional crime-related evidence found away from the offense location mark as a secondary scene. Okay. So जो दूसरी क्राइम सीन रिलेटेड एविडेंस फाउंड होते हैं यहाँ से दूसरा सीन, उसको हम सेकेंडरी सीन बोलते हैं। थर्ड इज, विच सीन इज टाइप इज जनरली इजिएस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेदर डैमेज। सो वेदर डैमेज से सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है इंडोर क्राइम सीन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद एमसीक्यूज हैं कि रेलवे ट्रैक्स एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स आर एग्जांपल ऑफ, so these are the example of outdoor scenes. Okay, and this is a car used to transport a murder weapon is best classified as a conveyance of secondary crimes. Okay. Okay, एमसीक्यूज हमने कर लिए, इन सबको हमने पढ़ भी लिया। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्राइम सीन मैनेजमेंट। ओके, तो हम आते हैं क्राइम सीन मैनेजमेंट पर। सबसे पहले डेफिनेशन समझो कि क्राइम सीन मैनेजमेंट आखिर है क्या। सो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम एविडेंस को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके, डॉक्यूमेंट करते हैं और सर्च करते हैं, कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं एविडेंस को। सो द क्राइम सीन मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग, डॉक्यूमेंटिंग, सर्चिंग, कलेक्टिंग, प्रिजर्विंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द एविडेंस। ओके, एंड व्हाई इट मैटर्स। सो एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। सो प्रॉपर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट में गलती हुई तो एविडेंस कोर्ट में इनएडमिसिबल होगा, रद्द हो जाएगा। तो सीन मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि एविडेंस ऑथेंटिक रहे और लीगल स्क्रूटिनी को पास कर सके। ओके, सो तो सबसे पहले प्रोटेक्ट। सो सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ टू प्रोटेक्ट, document, for of protecting, documenting, searching, collecting and preserving the transporting evidence is called crime scene management. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर विच इज बेसिक स्टेप ऑफ क्राइम सीन मैनेजमेंट। ओके, सो द बेसिक स्टेप ऑफ क्राइम सीन मैनेजमेंट इज हेयर। ओके, सो एग्जाम में इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ओके, पूछा जाता है। सो पूछा भी जाता है और ऐसे पूछ लेता है कि एमसीक्यू में कि इस क्रोनोलॉजिकल और सीक्वेंस के बाद क्या आएगा। जैसे पूछ लेगा कि रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन के बाद अगर अगला क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा, तो फोटोग्राफ एंड स्केच, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा, उसके बारे में पूछ लेगा। तो ध्यान से सुनिए और ऑर्डर को याद कर लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए। ओके, सबसे पहला सिक्योर क्राइम सीन, ओके, एंड सेकंड इज प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस इफ रिक्वायर्ड। सो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है इस चीज के लिए कि अगर किसी को मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है तो उसे पहले वो प्रोवाइड करी जाए। ओके, थर्ड इज रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, उसके बाद फिर फोटोग्राफ एंड स्केच यानी डॉक्यूमेंटेशन, देन सर्च फॉर एविडेंसेस, ओके, एंड अ सिस्टमेटिक सर्च फॉर एविडेंसेस। उसके बाद कलेक्ट एंड पैकेजिंग एविडेंसेस एंड मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी एंड देन ट्रांसपोर्ट एविडेंस टू द फोरेंसिक लेबोरेटरी। ओके,
सो डी ट्रिपल एस पी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्राइम सीन पर जख्मी पर्सन है तो मेडिकल इमरजेंसी ऑलवेज टेक्स प्रायोरिटी ओवर द एविडेंस कलेक्शन। ओके, सो एविडेंस कलेक्शन के ऊपर सबसे पहले अगर किसी को मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है तो उसे वो प्रोवाइड करवाई जाए। ओके, सो मेडिकल इमरजेंसी ऑलवेज टेक प्रायोरिटी ओवर द एविडेंस कलेक्शन। आप एविडेंस लेने से पहले घायल इंसान की जान बचाएंगे, पहले लाइफ फिर एविडेंस। ओके, सो एडिशनल concept note here is legal context in India. So under section 105 of the भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, it is mandatory for forensic team to visit and videography or photography during the crime scene search and have been codified into law for offense and punishable by 7 or more years of imprisonment. So the first responder must keep this in legal mandate in mind during crime scene management. Okay, so I am writing it that under section 105 of the BNSS 2023, mandatory forensic team visit and videography or photography during crime scene searches have been codified into the law for offense punishable by 7 or more years of imprisonment. Okay, first responder must keep this legal mandate in the mind during crime scene management. ओके, सो इसके अकॉर्डिंग जो फोरेंसिक मेडिकल टीम होगी वो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी जरूर करेगी क्राइम सीन सर्चेस के दौरान। ओके, क्योंकि ये अब एक लॉ ऑफ ऑफेंस में, पनिशेबल ऑफेंस में आ चुका है कि अगर ऐसा ना करना 7 और more years ऑफ इम्प्रिजनमेंट के लिए जिम्मेदार है, हकदार है। ओके, so the first responder must keep this legal mandate in mind during क्राइम सीन मैनेजमेंट। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा वो इस बात को जरूर ध्यान में रखेगा, इस लीगल मैंडेट को जरूर ध्यान में रखेगा। ओके, डी ट्रिपल एस भी एग्जाम पॉइंट होगा, मेडिकल इमरजेंसी ऑलवेज टेक प्रायोरिटी ओवर एविडेंस कलेक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो द फर्स्ट रिस्पॉन्डर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो जब क्राइम सीन पर सबसे पहला ऑफिसर यानी फर्स्ट रिस्पॉन्डर पहुंचता है तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहले खुद की और सीन की सेफ्टी इंश्योर करना। ओके, सो खुद की और सीन की सेफ्टी इंश्योर करना। उसके बाद इंजर्ड पर्सन को इमीडिएट मेडिकल हेल्प देना। ओके, उसके बाद सीन को सिक्योर करना एंड बाउंड्री स्टेबलाइज करना यानी बाउंड्री ड्रॉ करना। अननेसेसरी लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना। ओके, उसके बाद एग्जिट और एंट्री लॉग मेंटेन करना कि कौन अंदर गया है, कौन बाहर आया है, कितने बजे गया है। ओके, उसके बाद आता है फ्रेजाइल ट्रांजिएंट एविडेंस, जैसे बारिश में बहने वाला ब्लड स्टेन को तुरंत प्रोटेक्ट करना, फ्रेजाइल एंड ट्रांजिएंट एविडेंस को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद आता है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट और सीनियर इन्वेस्टिगेटर को नोटिफाई करना। आगे ये हो चुका है रिकॉर्ड पर्सन एंट्री। अवॉइड अननेसेसरी डिस्टरबेंस, कोई भी अननेसेसरी डिस्टरबेंस क्राइम सीन के साथ ना होने चाहिए। एंड नोटिफाई अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेटर्स एंड फोरेंसिक पर्सनल। ओके, सो सबसे पहले नोटिफाई करना। सो इम्पोर्टेंट एग्जाम फैक्ट है कि एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीन सिक्योरिटी और सीन एग्जामिनेशन ये दोनों अलग अलग ड्यूटीज हैं। ओके, और अलग अलग स्टेजेस पर होती हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इम्पोर्टेंट फैक्ट में कि सीन सिक्योरिटी इज अ डिस्टिंक्ट ड्यूटी फ्रॉम द सीन एग्जामिनेशन। सीन सिक्योरिटी में आता है कंट्रोलिंग एक्सेस के कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एंड सीन एग्जामिनेशन में सर्च डॉक्यूमेंटेशन एंड कलेक्शन ये सब चीजें आती हैं। एंड टू हैपन एट द डिफरेंट स्टेजेस, और ये अलग अलग स्टेजेस पर होते हैं दोनों। ओके, so now move to the next slide securing the crime scene. So
क्राइम सीन सिक्योर करने। ओके, तो इसकी सेकंड ड्यूटी में आता है, यानी इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर की सबसे पहली और सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्राइम सीन को सिक्योर करना। ओके, तो इसके लिए क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं? सबसे पहले अनऑथराइज्ड एंट्री को पूरी तरह रोको, प्रेस पब्लिक हटा। ओके, और अनकंसर्न पुलिस पर्सनल्स को भी बाहर रखो। उसके बाद आती है सोसाइटी सिक्योरिटी पैरामीटर स्टेबलाइज करो। देन एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड मेंटेन। उसके बाद एविडेंस को तब तक अनडिस्टर्ब रखो जब तक वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट ना हो जाए। ओके, जब तक फोटो और स्केच ना हो जाए किसी भी चीज को छूना या हिलाना मना है। ओके, so the security securing crime scene is, and the duty of first investigator is investigation officer is, सबसे पहला की रेस्ट्रिक्ट एंट्री। दोबारा लिख लेते हैं एक बार, रेस्ट्रिक्ट एंट्री, देन एस्टेब्लिश्ड पैरामीटर, उसके बाद लॉग एंट्रीज एंड एग्जिट, देन कीप एविडेंस अनडिस्टर्ब्ड, जब तक उसकी प्रॉपर स्केचिंग या फोटोग्राफी ना हो जाए। ओके, ऐसे हो गया सिक्योरिंग द क्राइम सीन। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, विच इज crime scene contamination. Okay, so definition here is कि कोई भी अनवांटेड एडिशनल मटेरियल और डीएनए ऑफ एविडेंस। सो आपने बार बार शब्द सुना होगा ये कंटेमिनेशन। ओके, सो आखिर ये होता क्या है? सो कंटेमिनेशन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड मटेरियल और अ पर्सन derived मटेरियल इनटू अ सीन और एविडेंस जो उसकी ओरिजिनल स्टेट को खराब या बदल देता है। ओके, so the contamination is the introduction of unwanted material or a person-derived material into the crime scene or on into the evidence, altering its original state. Okay, so जो common sources होते हैं contamination के वो होते हैं investigators खुद। अगर बिना ग्लव्स और मास्क के काम करें तो इन्वेस्टिगेटर्स ही क्राइम सीन कंटेमिनेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरे आते हैं पुलिस पर्सनल जो बेवजह घूम रहे होते हैं। सो जिसका काम है सिर्फ वही वहां पर प्रॉपर किट पहनकर घूमे। सो जब पुलिस पर्सनल जो बेवजह घूम रहे होते हैं वो क्राइम सीन को कंटेमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिक्स। ओके, सो ये भी अगर प्रॉपर रूल्स को फॉलो ना करें तो क्राइम सीन को कंटेमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक और बाय स्टैंडर्ड्स जो भीड़ लगाते हैं। और उसके बाद अनक्लीन्ड एंड कंटेमिनेटेड टूल, जो टूल्स यूज कर रहे होते हैं सब वहां पर मेडिकल वाले या फिर जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, अगर वो पूरी तरह से क्लीन ना हो, स्टेराइल ना किए गए हों, तो वो भी क्राइम सीन को कंटेमिनेट करते हैं। और इम्प्रॉपर हैंडलिंग, अगर उसे प्रॉपरली हैंडलिंग नहीं किया जाता है, सो हर एक एविडेंस को कलेक्ट करने की अलग हैंडलिंग होती है। ओके, अगर प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए तो क्राइम सीन कंटेमिनेट हो सकता है। ओके, कुछ एग्जांपल हैं जैसे टचिंग सरफेस विदाउट ग्लव्स, उसके बाद वॉकिंग थ्रू एविडेंस, mixing samples, using contaminated tool. So data privacy exam point of view says scene security protect evidence from both loss and contamination. Okay, not loss alone. मतलब कि क्राइम सीन सिक्योरिटी एविडेंस को दोनों चीजों से बचाती है,
लॉस से भी और कंटेमिनेशन से भी। सिर्फ एक चीज ट्रिक मत कर देना, ओके। दोनों चीज टिक करना अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लॉस से भी बचाती है और कंटेमिनेशन से भी बचाती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्राइम सीन पैरामीटर, ओके, एंड जोनिंग। सो पेरीमीटर कैसे डिसाइड होता है? क्या पेरीमीटर कोई फिक्स लेंथ होती है, या कि 10 मीटर होगा या कितना होगा कुछ? सो एग्जांपल इज, सो द आंसर इज नो। क्राइम सीन पेरीमीटर फिक्स नहीं होता। ये इंसिडेंट की नेचर और एविडेंस डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। इसे हम जोनिंग कंसेप्ट फॉलो करते हैं इसके लिए। ओके, सो आउटर पैरामीटर, इनर पैरामीटर, देन एविडेंस एरिया, इसको बोलते हैं जोनिंग कंसेप्ट। सो जो आउटर पैरामीटर होता है, यहाँ पब्लिक और मीडिया को रोका जाता है। इनर पैरामीटर में यहाँ सिर्फ ऑथराइज्ड इन्वेस्टिगेशन टीम रहती है। एंड द एविडेंस एरिया, जहाँ एक्चुअल एविडेंस पड़ा है, यहाँ मिनिमल और स्ट्रिक्ट स्टेपिंग होती है। ओके, सो तो हम क्राइम सीन टेप का यूज करते हैं और उसे स्पेसिफिक पाथवेज बनाते हैं ताकि एविडेंस डिस्टर्ब ना हो। ओके, सो क्राइम सीन टेप होती है, उसका यूज करके एक स्पेसिफिक पाथवे बनाए जाते हैं जिससे कि एविडेंस डिस्टर्ब ना हो। ओके, so stabilize an initial parameter and expand if necessary. Use barriers, tape marks to mark limit. Stabilize control entry and exit points. Maintain an entry and exit log. Create pathways that minimize disturbance. Okay, so अब मैं लिख देता हूँ कि outer parameter इन सब में क्या होता है। So let's move to the blank page. सबसे पहले आता है outer parameter. outer perimeter. So जो outer parameter होता है, यहाँ पर public एंड मीडिया को रोका जाता है। मीडिया को स्टॉप, रोक दिया जाता है यहीं पर। उसके बाद आता है इनर पेरीमीटर। यहाँ पे सिर्फ ऑथराइज्ड इन्वेस्टिगेशन की टीम ही होती है। ओनली ऑथराइज्ड इन्वेस्टिगेटिंग टीम। और उसके बाद आता है थर्ड एविडेंस एरिया। सो एविडेंस एरिया इज जहाँ एक्चुअल एविडेंस पड़ा है। ओके, जहाँ एक्चुअल एविडेंस होता है। ओके, और यहाँ पर मिनिमल या बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टेपिंग होती है। मतलब कोई चल फिर नहीं सकता। मिनिमल या फिर स्ट्रिक्ट स्टेपिंग होती है काफी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप ये लिख लिया होगा सबने। 1 मिनट रुक जाते हैं। तो चलिए पॉज करके लिख लेना अगर जो किसी ने ना लिखा हो तो। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो ये जोनिंग होती है आउटर पैरामीटर, इनर पैरामीटर एंड एविडेंस एरिया। ओके, सो देयर इज नो सिंपल फिक्स पैरामीटर साइज, इट डिपेंड ऑन entirely on the nature of scene. ओके, सो क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन। सो डॉक्यूमेंटेशन का मेन पर्पस क्या है? तो ये क्राइम सीन की ओरिजिनल लोकेशन का एक परमानेंट रिकॉर्ड क्रिएट कर देता है, क्योंकि वक्त के साथ सीन बदल जाएगा लेकिन डॉक्यूमेंटेशन
हमेशा कोर्ट में प्रूफ के तौर पर रहेगी। सो तीन मेन पिलर होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के। फर्स्ट इज फोटोग्राफी, सेकंड इज स्केच एंड थर्ड इज रिटन नोट्स। ओके, so photography is a visual record, sketch is measured spatial record, and the third is written notes which is observational record. So वीडियोग्राफी को हम इन तीनों के साथ एक एडिशनल सपोर्ट मेथड के रूप में यूज करते हैं। ओके, ये इनको रिप्लेस नहीं करती। सो so the documentation create a permanent record of the original condition of the crime scene. Okay, इसमें three pillars: photography, sketch and written notes. Videography is usually as an additional and supporting method for the documentation. Now move to the blank slide for some three pillars होते हैं ये documentation के। ओके, सो इन तीन पिलर्स में है, फर्स्ट इज फोटोग्राफी। सो फोटोग्राफी होती है विजुअल रिकॉर्ड। उसके बाद स्केचेस। सो स्केचेस इज मेजर्ड एंड स्पेशियल, measured slash spatial record, and third is written notes. Third is notes, which is observational record. सो वीडियोग्राफी जो होती है वो सपोर्ट करती है एडिशनल टूल्स को। ओके, ये उसको उनको रिप्लेस के लिए नहीं है। सो वीडियोग्राफी जो होती है इन्हें सपोर्ट करती है, ये सपोर्ट करती है, ना कि रिप्लेस करती है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इज द गोल्डन रूल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। सो द गोल्डन रूल ऑफ, सो इस स्लाइड पर डबल स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये है द गोल्डन रूल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ओके, ओके, सो स्टार लगा लीजिए यहाँ पर, डबल स्टार। ओके, ये सही नहीं बना स्टार, रुकिए, डबल स्टार। सो सो द गोल्डन लाइन इज डॉक्यूमेंट बिफोर डिस्टर्बिंग। ओके, डॉक्यूमेंट बिफोर डिस्टर्बिंग मतलब किसी भी एविडेंस को टच करना, मूव करना या कलेक्ट करने से पहले उसकी फोटोग्राफी, स्केचिंग और नोट टेकिंग होनी ही चाहिए। अगर आपने बिना फोटो लिए किसी पिस्टल या नाइफ को उठा लिया तो आपने क्राइम सीन की इंटीग्रिटी खराब कर दी, कोर्ट में आपका केस वीक हो गया ऑलरेडी। सो दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। So photograph evidence before movement whenever possible. Record observation before any changes occur. Document allows later reconstruct and review.
So let us be exam point. Photography sketch notes equal to the core of crime scene documentation. So record everything in its original start before state before moving. Okay. So I'm writing here record everything in its original state before. Okay. So moving to the next. Okay, so the crime scene photography. So क्राइम सीन फोटोग्राफी हमने डिटेल में 2 वीडियो में भी कवर किया है. ओके, जो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी आगे. सब बात करते हैं क्राइम सीन फोटोग्राफी की. तो फोटोग्राफी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्राइम सीन का एग्जैक्ट विजुअल रिकॉर्ड प्रिजर्व करना. ओके, सो प्रिजर्व अ विजुअल रिकॉर्ड ऑफ सीन. सेकंड इज एविडेंस की ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड कंडीशंस को दिखाना. उसके बाद एविडेंस और सराउंडिंग के बीच के रिलेशनशिप यानी संबंध को दिखाना. उसके बाद होता है क्राइम रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद मिलती है. एंड देन कोर्ट के सामने डिमॉन्स्ट्रेशन एविडेंस पेश किए जाते हैं. ओके, सो फोटो ऐसी होनी चाहिए जो वहां ना होने वाले जज या जूरी को भी ऐसा फील कराए कि वो खुद क्राइम सीन पर खड़े हैं. ओके, सो टेक पिक्चर्स बिफोर मूविंग एविडेंसेस. सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे सीक्वेंस ऑफ क्राइम सीन फोटोग्राफ. सो ध्यान से देखिए, फोटोग्राफी का एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस होता है. आप सीधे जाकर छोटे से खून के धब्बे की फोटो नहीं खींच सकते. सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले ओवरऑल लॉन्ग रेंज फोटोग्राफ, पूरे रूम का एरिया का वाइड व्यू. ओके, सो ओवरऑल लॉन्ग रेंज फोटोग्राफ. उसके बाद होगा मिड रेंज फोटोग्राफ. ओके, सो एविडेंस और उसके पास रखी चीजों का रिलेशनशिप व्यू. देन क्लोज अप फोटोग्राफ. इसमें एविडेंस के एकदम पास से डिटेल्ड व्यू. ओके, एंड देन क्लोज अप विद स्केल. सो पास से फोटो लेकिन स्केल यानी रूलर मेजरिंग या मेजरिंग टेप रखकर, ताकि एग्जैक्ट साइज पता चल सके. ओके, क्लोज अप विद स्केल. सो रूल इज ओवरऑल, मिड रेंज, क्लोज अप एंड क्लोज अप विद स्केल. इस ऑर्डर को कभी मत भूलना. ओके, सो विजुअल प्रोग्रेशन हियर इज, सबसे पहले दिखेगा सीन, फिर रिलेशनशिप और फिर डिटेल. ओके, ये वही दिया हुआ है. So, photograph should generally be taken before evidence is moved. ये तो लाइन हमने लाख बार पढ़ ली होगी जब से, कम से कम. ओके, तो आपके लिए लिख देता हूँ कि सबसे पहले मूविंग टू द ब्लैंक स्लाइड. ओके, हम नीचे की तरफ चलते हैं थोड़े. सबसे पहले हम देखेंगे फोटोग्राफी सीक्वेंस. तो जैसा अभी हमने पढ़ा, फोटोग्राफी सीक्वेंस. ओके,
हम देखेंगे सबसे पहले ओवरऑल। So overall is wide contextual view। उसके बाद मिड रेंज। मिड रेंज में आएगा एविडेंस प्लस नियर बाय ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। देन क्लोजअप। क्लोजअप में फाइन सरफेस डिटेल। फाइन सरफेस डिटेल्स। उसके बाद आएगा क्लोजअप प्लस स्केल। सो इसमें प्रिसीशन डायमेंशन वेरिफिकेशन के लिए ओके इसे स्केल के साथ एक क्लोजअप फोटोग्राफ लिया जाता है। ओके प्रिसाइज प्रिसाइज डायमेंशन वेरिफिकेशन। ओके सो अब हम देखेंगे ओके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ओवरऑल वर्सेस मिड रेंज वर्सेस क्लोजअप फोटोग्राफी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो तीनों में डिफरेंस समझिए। ओवरऑल एंटायर सीन और सराउंडिंग का कॉन्टेक्स्ट दिखाती है। सो द ओवरऑल हेयर इज एंटायर सीन एंड इट्स सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद मिड रेंज। मिड रेंज relationship of evidence to the nearby object। okay close up specific details of specific evidence and fine details। okay close up with scale precise size and dimension of evidence। so एग्जाम में पूछे जाते हैं कि which photograph shows the relation between the evidence with the surrounding object। so बच्चे जल्दी से close up टिक कर देते हैं। so the answer right answer is mid range। okay अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे which is so mid range shows relationship to surrounding, don't confuse it with a plain close-up। So the photography exam point of view हो चुका है। Photograph evidence before it moved, maintain proper orientation and context, use scale when precise dimension matter, photograph evidence in relation the whole scene, avoid altering the scene merely to get photograph, and maintain a proper log of image taken। So let's move to the next slide is crime scene videography। So वीडियोग्राफी का क्या फायदा। सो ये सीन का एक कंटिन्यूअस विजुअल वॉक थ्रू डेटा होता है। ओके सो स्पेशल रिलेशनशिप्स और सीक्वेंस को बहुत स्मूथ तरीके से कैप्चर करता है। ओके सो लिमिटेशन क्या है कि वीडियोग्राफी स्टिल फोटोग्राफी स्केच या नोट को रिप्लेस नहीं कर सकती। कैमरा शेकिंग या फास्ट मूवमेंट क्लैरिटी खराब कर देती है, इस वजह से स्केचेस या नोट्स को रिप्लेस नहीं करती। और ऑडियो रिकॉर्डिंग में बेवजह की बातें रिकॉर्ड ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ता है। Okay, so video provide a continuous visual record of the scene and a special relationship among the evidences। Okay, so the advantages is continuous documentation, लगातार होती रहेगी documentation। capture special relationship, बिल्कुल special relationship दिखाएगी evidence और surrounding objects के बीच।
एनेबल अ सीन वॉक थ्रू, पूरा सीन एक बार में देख सकते हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेट सीक्वेंस बिटवीन आइटम्स। और इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये फोटोग्राफ, स्केचेस और रिटन नोट्स को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि कैमरा मूवमेंट रिड्यूस कर, फोटोग्राफ की क्वालिटी रिड्यूस हो सकती है। एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन आर स्टिल रिक्वायर्ड। बिना रिकॉर्ड के या बिना चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन किए तो एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होगा ही नहीं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट slide, which is crime scene sketch. सो फोटो तो खींच ली, फिर स्केच की क्या जरूरत पड़ी? सब बहुत जरूरी पॉइंट है कि फोटोग्राफ पर्सपेक्टिव और डिस्टेंस को डिस्टोर कर सकती हैं। लेंस एंगल की वजह से दूरी सही समझ में नहीं आती, लेकिन एक तो स्केल, मेजर्ड स्केल, बिल्कुल एक्यूरेट स्पेशल रिलेशनशिप और एग्जैक्ट डिस्टेंस को प्रिजर्व करते हैं, जिससे कोर्ट 100% रिलाय करती है। ओके, so the crime scene sketch show the exact location of evidence using measurement and standard symbol. So क्या क्या चीज जो मेजरमेंट में मैंडेटरी एलिमेंट्स होते हैं स्टैंडर्ड स्केच के, वो क्या क्या हैं? सो द कुछ मैंडेटरी एलिमेंट होते हैं स्केचेस के, वो हैं एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड स्केच। पहला है नॉर्थ एरो, यानी डायरेक्शन डिक्टेटर। ये डायरेक्शन के बारे में बना बताता है। इसके बिना स्केच जीरो है, उसका कोई फायदा नहीं है अगर ये नहीं है तो। उसके बाद एग्जैक्ट मेजरमेंट बताता है। ये सब मैंडेटरी चीजें हैं स्केचेस के दौरान। थर्ड इज स्केल। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ऐसा कुछ स्केल जरूर देना होता है। उसके बाद पोजिशन ऑफ अ एविडेंस, डोर एंड विंडोज, सिग्नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ओके, टाइटल एंड केस इन्फो, डेट, लेजेंड, कीज, ये सब चीजें मेंशन करी जाती हैं। अदर स्टैंडर्ड एलिमेंट्स आर केस इंफॉर्मेशन, टाइटल, डेट, की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मेजरमेंट मेथड यूज्ड। इन सब चीजों का पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू स्केचिंग में होता है। ओके, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज स्केच मेजरमेंट मेथड। तो DSSC एग्जाम का सबसे फेवरेट सब टॉपिक है ये तीन मेजरमेंट मेथड। सो सबसे पहला है बेसलाइन मेथड। सो हम सीन के बीच में एक स्ट्रेट फिक्स रेफरेंस लाइन यानी बेस लाइन मानते हैं, और वहां से 90 डिग्री एंगल पर डिस्टेंसेस नापते हैं। इसे कहते हैं बेस लाइन मेथड। उसके बाद आता है ट्राइंगुलेशन मेथड। सो एविडेंस को दो फिक्स इमूवेबल रेफरेंस पॉइंट, जैसे कि रूम के दो कॉर्नर से डिस्टेंस नाप कर फिक्स करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ओके, इसे कहते हैं ट्राइंगुलेशन मेथड। एक एविडेंस को दो फिक्स इमूवेबल रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस नापकर फिक्स करते हैं। ओके, एक ट्रायंगल टाइप बन जाता है उससे, इसको ट्रायंगुलेशन मेथड कहते हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड। दो परपेंडिकुलर वॉल्स 90 डिग्री वॉल से डिस्टेंस नापी जाती है एक्स और वाई एक्सिस की तरह। ओके, उसे ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड बोलते हैं। ओके, सो ये तीन मेथड्स हैं। पहला बेसलाइन मेथड। सो बेसलाइन मेथड, measurements are taken from a fixed straight reference line drawn through the scene which is basically at the center यानी बीच में। उसके बाद ट्राइंगुलेशन मेथड, एविडेंस इज लोकेटेड यूजिंग
इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स इमूवेबल रेफरेंस पॉइंट, जैसे इससे ट्रायंगल टाइप बन जाता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड, मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द टू परपेंडिकुलर रेफरेंस वॉल at 90 degree or an edges, so as in like जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस के पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं। सो टू फिक्स इमूवेबल पॉइंट जहां दिखें, आंख बंद करके ट्रायंगुलेशन मेथड मार्क कर देना। ओके, सो कुछ एडिशनल नोट्स है कि रफ स्केचेस और फिनिश्ड स्केचेस के बारे में। एक रफ स्केचेस होता है जो एट द सीन बनता है, और ना तो स्केल होता है उसमें। सो कंटेन ऑल फिजिकल मेजरमेंट नोट्स एंड ड्रॉ ऑब्जर्वेशन, सो इट इज अ वाइटल प्राइमरी रिकॉर्ड एडमिसिबल इन कोर्ट। दूसरा होता है फिनिश स्केच, जो ड्रॉ लेटर इन द ऑफिस और लेबोरेटरीज। ओके, और आजकल तो सीएडी सॉफ्टवेयर से बन जाता है। ड्रोन प्राइस precisely to scale using the measurement recorded in the rough sketch। ओके, उसे प्राइस प्रिसाइजली बनाया जाता है, जो कि रफ स्केच में जो स्केल्स मेजरमेंट लिखी हुई थी या बनाई हुई थी उसके बेसिस पर, और एक दूसरे को दोनों कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, रफ स्केच और फिनिश्ड स्केच। ओके, अब मैं इन तीन मेथड्स को एक बार ब्लैंक स्लाइड में लिखूंगा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो मूव, so here is measurement method। measurement methods। ओके, पहला है बेसलाइन मेथड। Baseline method is measured along and perpendicular to the one straight line, यानी एक लाइन को, एक पॉइंट को 90 डिग्री एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करके इमेजिनरी, उसे रेफरेंस मार्क मान करके मेजर करना। ओके, मेजर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू वन स्ट्रेट लाइन। ओके, उसके बाद आता है दूसरा ट्राइंगुलेशन मेथड। ट्राइंगुलेशन मेथड में एविडेंस के दो फिक्स इमूवेबल रेफरेंस पॉइंट होते हैं इसमें, उनसे डिस्टेंस नाप कर फिक्स कर देते हैं, जिससे एक ट्रायंगल सा बन जाता है। मेजर्ड फ्रॉम टू फिक्स्ड इमूवेबल पॉइंट्स। उसके बाद आता है थर्ड मेथड, विच इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड।
सो इसमें क्या होता है कि दो परपेंडिकुलर वॉल्स को एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, उस तरह मानकर एक डिस्टेंस नापी जाती है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऐसे फिक्स करके एक पॉइंट बना दिया जाता है. ओके. सो मेजर्ड एट अ राइट एंगल फ्रॉम टू परपेंडिकुलर walls. Measured at an right angle from two perpendicular सो इसको अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, पॉज करके मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. नेक्स्ट स्लाइड इज, सो स्केच के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार. सो sketch is measurement based, not artistic based. Second is, note direction note must be always be indicated. Third is, evidence location must be accurately represented to the scale. And another is, scale and measurement are essential, not optional. And then is a key or legend help interpret symbol. Then उसके बाद, sketch completes photography, it does not replace it. देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so the next slide is crime scene written notes. Okay, so written notes इन्वेस्टिगेटर की अपनी लैंग्वेज में कंटेम्पोरेनियस रिपोर्ट होते हैं, यानी सीन पर रहते हुए वक्त के साथ लिखे गए नोट्स. ओके, इनको कहते हैं कंटेम्पोरेनियस. ओके. सो इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या किया जाता है. सो डेट और एग्जैक्ट टाइम, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम. सेकंड, वेदर कंडीशन, रेन, सन, टेम्परेचर. थर्ड, लाइटनिंग कंडीशन, डे लाइट, ट्यूब लाइट, डार्क. उसके बाद सीन की डिस्क्रिप्शन और एविडेंस की पोजीशन. ओके. देन ऑफिसर प्रेजेंट जो है वहां पर, उनके नाम. उसके बाद अगर सीन में कोई चेंज हुआ है तो वो सब लिखा जाता है. ओके. सो कंपैरिजन टेबल है कि तीनों के बीच में, अभी हम देखेंगे आगे जाके. सो रिटन नोट्स provide a contemporaneous, okay, record of the investigator's own observation in their own words. Okay, रिकॉर्ड कर क्या क्या किए जाते हैं वो सब यहाँ पर हमने अभी भी पढ़े. ओके. नाउ in the next slide we have फोटोग्राफी वर्सेस स्केच वर्सेस नोट्स. तो तीनों की एक कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं कि फोटोग्राफी जो होता है वो एक विजुअल रिकॉर्ड होता है सीन का. स्केच जो होता है वो मेजर्ड स्पेशल रिलेशनशिप होती है टाइम सीन पर. And written notes are the written observational record. Okay, all three complements each other. None replace the other two. इन दोनों को इन तीनों को एक साथ मिलाकर क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प मिलती है. ओके. कोई भी एक कोई किसी अदर दो को रिप्लेस नहीं कर सकता. सो गोल्डन रूल इज, तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते. ओके. नन इज सुपीरियर टू द अदर. देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. सो एविडेंस कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन.
सो द करते वक्त एविडेंस कलेक्ट करते वक्त पैकेजिंग मेथड टाइप ऑफ एविडेंस पर डिपेंड करता है। ओके। अगर बायोलॉजिकल एविडेंस है तो मॉइस्चर बिल्डअप से बचाने के लिए एयर ड्राई करके पेपर बैग्स में रखा जाता है। प्लास्टिक बैग्स में फंगल डिग्रेडेशन हो सकता है इसीलिए। उसके बाद ट्रेस एविडेंसेस हैं जैसे हेयर फाइबर, तो पेपर पैकेट या फिर ड्रगिस्ट फोल्ड में, ताकि लॉस ना हो उनका। थर्ड इज शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ और सिरिंजेस, तो रिजिड पंचर और रेजिस्टेंस बॉक्सेस में रखा जाता है, जो ठोस हो और पंचर रेजिस्टेंस हो। उसके बाद डिजिटल एविडेंसेस, तो एक एंटीस्टैटिक बैग होता है उसमें रखा जाता है, यानी फेरेडे बैग, ताकि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ब्लॉक रहे, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल उसके अंदर ना जाए। सो एक एडिशनल कंसेप्ट है कि आर्सनल एविडेंस प्रोटोकॉल होता है कि अनलाइक बायोलॉजिकल आइटम, आर्सन एविडेंस जैसे कि पेट्रोल और केरोसिन मस्ट बी सील्ड इन एयर टाइट नॉन रिएक्टिव कंटेनर। ओके। सो मेटल पेंट्स कैन और ग्लास जार विद टेफ्लॉन लाइन lid. Paper or plastic will not allow volatile vapor to evaporate or eat through the container. Okay, wait for a minute. सो एविडेंस पैकेजिंग के प्रोटोकॉल्स हमने देख चुके हैं हम। सो प्रॉपर कलेक्शन सबसे पहले, फिर प्रॉपर पैकेजिंग, प्रॉपर लेवलिंग, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सब प्रोसेस होता है। अब जैसे कि कोई बायोलॉजिकल एविडेंस है, तो डिग्रेडेशन से बचाने के लिए मॉइस्ट बिल्डअप ना हो उसमें, उसे पेपर बैग्स या इन सब चीजों में रखा जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड आई एम राइटिंग देम। सो अगर कोई बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल एविडेंस है तो उसे एयर ड्राई फास्ट फर्स्ट देन पेपर बैग्स में रखा जाता है, जिससे कि कोई मोल्ड से प्रिवेंशन हो सके उसका। उसके बाद ट्रेसेस लाइक हेयर एंड फाइबर, ट्रेस एविडेंसेस, इनको ड्रगिस्ट फोल्ड या पेपर पैकेट्स में रखा जाता है। उसके बाद आते हैं शार्प एविडेंसेस जो होते हैं कुछ। तो शार्प एविडेंसेस होते हैं, उन्हें रिजिड और पंचर प्रूफ कंटेनर्स में रखा जाता है। रिजिड एंड पंक्चर प्रूफ कंटेनर्स। देन उसके बाद होता है डिजिटल एविडेंसेस।
सो जो डिजिटल एविडेंसेस होते हैं उन्हें फेराडेज बैग या एंटीस्टैटिक शील्डिंग। सो फेराडेज बैग इज, अगर किसी, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई कंडक्टर होता है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता और वो होलो है तो, ओके। सो इसी तरह से एक फेराडेज बैग होता है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं जा सकता। एंटीस्टैटिक शील्डिंग। ओके, so you have to write down in your notebook. Okay, so write down this in your notebook. So इसी के साथ हम चैप्टर 4 का पार्ट 2 यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, सो आज की क्लास में 3 फाइनल पॉइंट मंत्र याद रखना कि डिस्प्ले एग्जाम में पूछ सकता है, मतलब। सो लाइफ सेफ्टी फर्स्ट, मेडिकल इमरजेंसी हमेशा एविडेंस कलेक्शन से पहले होगी। और जो गोल्डन रूल है कि डॉक्यूमेंट बिफोर डिस्टर्बिंग, पहले फोटो स्केच या नोट फिर कलेक्शन। ओके, एंड थर्ड इज चेन ऑफ कस्टडी, ये एक अनब्रोकन अकाउंटेबिलिटी रिकॉर्ड है जिसके बिना कोई भी एविडेंस कोर्ट में टिक नहीं सकता। कोर्ट उसकी एडमिसिबिलिटी खत्म कर देगा। ओके, सो आज जितने भी बोर्ड प्लान और नोट्स हमने डिस्कस किए हैं उनको एक बार ध्यान से रिवाइज करना। ओके, एमसीक्यू सेट्स जो हैं बिना आंसर के देख के दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करना। सो और अगली क्लास में हम आगे का इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और कोई भी डाउट हो तो नोट्स में मार्क करके रखना, और या फिर कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर टेलीग्राम चैनल या से जाकर आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। ओके, और एक सिस्टमेटिकली वे में रिवाइज कीजिए और एग्जाम को फॉरवर्ड कराइए। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, टेक केयर, कीप रिवाइज, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, जय हिंद।